नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अपने नए टॉपिक के साथ। जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज हमारा टॉपिक है संसद, राज्यसभा, लोकसभा, समितियाँ आदि। तो आज हमारा यही टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में, वह सभी हम जो है एमसीक्यू प्रश्नों के द्वारा देखेंगे। और हमारे ये जो एमसीक्यू प्रश्न है वो घटना चक्र की बुक से हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक ये देखिए क्या है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, समितियाँ आदि। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल है, यानी लोकसभा का कार्यकाल कब तक है आपको वो बताना है। और यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 6 साल, दूसरा है 4 साल, तीसरा है 3 साल और चौथा ऑप्शन है आपका 5 साल। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है कि क्या है लोकसभा का सही कार्यकाल। और यह आपका जो है यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कब पूछा गया? 2016 में। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक का है? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 साल तक क्या है लोकसभा का कार्यकाल है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या हम इसलिए देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और साथ ही साथ कुछ और प्रश्न भी आपके मिल जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। यानी आपका जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कब तक रहता है? 5 साल तक होता है। और उसकी गणना कब से होती है? जब से लोकसभा की पहली बैठक क्या होती है? स्टार्ट होती है। तत्पश्चात यह स्वतः भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो आपके इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं यानी राज्य हैं, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा है उसमें जो है सीट्स हैं उनको आवंटन किया गया है। जिस राज्य में जितनी पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है, उस हिसाब से जो है सीटों का आवंटन आपका किया गया है लोकसभा में। अब यहाँ आगे क्या कह रहा है? वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। और इस टाइम जो है जो आपकी लोकसभा में सीटों का आवंटन है वह कब की जनसंख्या? जो 1971 की जनसंख्या थी आपकी, उस पर आधारित है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणिपूर्ति होती है। तो विधानसभा के लिए यानी विधानसभा के लिए अगर बैठक करवानी है तो उसके लिए गणपूर्ति क्या होगी? यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला है सदन की कुल ताकत का आधा हिस्सा, दूसरा है सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 और तीसरा है सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 और चौथा है 10 सदस्य। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है आपको वो बताना है। और यह आपका जो है टीजीटी परीक्षा 2016 में भी प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विधानसभा में बैठक के लिए सही गणपूर्ति जो है, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य जो है उस विधानसभा में उपस्थित होने चाहिए बैठक हेतु। ठीक है, आइए देखते हैं चलिए इसकी व्याख्या को, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठन करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग इसमें से जो भी अधिक होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 189(3) के अनुसार क्या कहता है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, जब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कितने सदस्यों की 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल सदस्यों का संख्या कितना? 1/10 भाग इनमें से भी जो भी अधिक होगी वह उपस्थित ना हो, तब तक जो है उपबंध ना करें, या इसमें लिखा हुआ है। आइए चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? यहाँ चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पूछा गया है कौन सी विधि राज्यसभा में आपके चुनाव में प्रयुक्त होती है। तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें कौन सी विधि यूज़ की जाती है? यहाँ 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अप्रत्यक्ष विधि से जो है राज्यसभा में चुनाव होते हैं। किससे? अप्रत्यक्ष विधि से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? अप्रत्यक्ष विधि। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है? जो स्टेट्स हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो उनके द्वारा कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा। अतः राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उनके मेंबर्स का, उसमें अप्रत्यक्ष विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आइए चलिए हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। तो जो इंडिया है उसमें जो संघ यानी सेंट्रल का मंत्री है उसके पद का जो शपथ का प्रारूप है वो उपबंधित है। यहाँ कहाँ उपबंधित है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में, या भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, या भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में। आपको यह बताना है कि जो संघ का मंत्री है उसके पद का प्रारूप, पद की शपथ का प्रारूप जो है किसमें उपबंधित है। तो पद की शपथ का प्रारूप किसमें उपबंधित है आपका? तो आपका सही आंसर है सी, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में जो आपके संघ का के मंत्री है उसके पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या क्या है कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। पहले क्या था? जो आपका मूल संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 12 है कुल अनुसूचियाँ। संविधान की जो तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का रूप उपबंधित है, जिसमें संघ के मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि शामिल हैं। तो जो आपके संविधान है उसकी तीसरी अनुसूची में जो भारतीय संघ के कुछ जो है पदाधिकारी हैं उनकी शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। और जिसमें कौन कौन आते हैं? आपके संघ के मंत्री आते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स आते हैं यानी संसद सदस्य, और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित मैंने अभी कल ही वीडियो डाली थी और उसको जाकर आप देख सकते हैं, और इनके बारे में डिटेल में मैंने सारे MCQ प्रश्नों को करवाया था। तो यानी कि इसमें भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या पाया जाता है? संघ के मंत्री की शपथ का क्या प्रारूप पाया जाता है। आइए यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त होता है, हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन कौन करता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है विधानसभा के सदस्य, दूसरा है लोकसभा के सदस्य, तीसरा है राज्यसभा के सदस्य, चौथा है मंत्री परिषद के सदस्य। तो आपको बताना है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है उसका निर्वाचन कौन करता है। तो उसका निर्वाचन करता है, आपका करेक्ट आंसर बी, लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, लोकसभा के सदस्य। आइए चलते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि आपके अनुच्छेद 93 के अंतर्गत क्या आता है, तो बताइएगा। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जो लोकसभा है अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष का निर्वाचन कर देती है, उसी को अध्यक्ष बना देती है। यह किसके अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है, लेकिन जो वो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा का क्या होता है? प्रमुख पदाधिकारी होता है, और लोकसभा की सभी कार्रवाइयों का संचालन करता है। तो जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है वह लोकसभा में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका क्या करता है? संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है, वह केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। तो आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर कोई जो है कभी जो है वोटिंग होती है मत के बारे में, तो उन्हें जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें साधारण मतदान करने का अधिकार नहीं है। क्या है?
साधारण मत करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को नहीं है, ठीक है। और वह कब मत दे सकते हैं, वह मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकते हैं। अगर जो है मान लेते हैं मत जो है इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब वह निर्णायक मत अपना दे सकते हैं, नहीं तो वह साधारण मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न समाप्त होता है। ये देखिए हमारा 6ठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह इम्पोर्टेंट है आपको, ये तो आपको याद होगा शायद, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। आपको बताना है कि जो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके दिए गए। पहला है जीवी मावलकर, दूसरा है एस.एस. अयंगर, तीसरा है हुकुम सिंह और चौथा है नीलम संजीवा रेड्डी। और यह आपका जो है पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कब? पीजीटी परीक्षा में, वो भी कब? 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलंकर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह आपके लोकसभा के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। आइए चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि कब भारत का संविधान लागू हुआ, तो आप बताइएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ है। फिर जो है वर्ष अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो कब से कब आपके प्रथम पहली बार कब आम चुनाव संपन्न कराए गए, तो आप बताइएगा। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के दौरान ही नए संविधान के अंतर्गत जो आपका नया संविधान बना था, उसी के अंतर्गत जो प्रथम आम चुनाव वो क्या हुआ? संपन्न हुआ। तत्पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, जब लोकसभा गठित की गई तो उसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो आपकी कौन है? जीवी मावलंकर। किनको? जीवी मावलंकर को जो है क्या किया गया? चुना गया, तथा वे अपनी मृत्यु यानी 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। यानी वो अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। और उनकी मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1956 को, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा 6ठा प्रश्न समाप्त होता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा 7वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, वह प्रश्न पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है संजीव रेड्डी, दूसरा है बालयोगी, तीसरा है जीवी मावलंकर और चौथा है बी.डी. जत्ती। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी। अभी यही प्रश्न मैंने आपको ऊपर ही बताया है, वही प्रश्न घुमा फिरा कर आपसे फिर पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीवी मावलंकर ही जो है लोकसभा के कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन? जीवी मावलंकर। तो यहाँ देखिए इसकी व्याख्या है कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा का अधिवेशन कब हुआ, प्रथम लोकसभा का अधिवेशन कब हुआ, तो आप बताइएगा 13 मई 1952 को हुआ। कब? 13 मई 1952 को हुआ, ठीक है। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के क्या प्रथम अध्यक्ष बने। और 15 मई 1952 को ही आपके जो गणेश वासुदेव मावलंकर है वो क्या बने? लोकसभा के अध्यक्ष बने। आइए चलिए हम अपने 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है बलराम जाखड़, दूसरा है रवि राय, तीसरा है जीवी मावलंकर, मीरा कुमार और चौथा है जीवी मावलंकर। और यह प्रश्न 2015 में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। यही प्रश्न तीसरी बार आपसे घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्वता क्या है। क्वेश्चन वही रहेगा, बस अलग अलग तरीके से आपको पूछेगा और आपको बताना है सही आंसर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है आपके कौन थे? डी, जीवी मावलंकर। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न देखिए यहाँ है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा। अगर यह प्रश्न बनता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा, किसका डिसीजन अंतिम होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रपति का विनिश्चय, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय, तीसरा है भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का विनिश्चय और चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या
कौन निश्चित करता है या कौन बताएगा वो किसका परिणाम अंतिम होगा और उसी को माना जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय ही अंतिम विनिश्चय होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। फिर अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 110(3) अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर क्या लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही क्या होगा? अंतिम होता है। ठीक है, यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आइए चलिए हम अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भैया देखिए हमारा 10वां प्रश्न यहाँ क्या पूछ रहा है। 10वां प्रश्न है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब अगर लोकसभा के अध्यक्ष उनको हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि बच्चों अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा। दूसरा है वह अध्यक्षता नहीं करेगा, वह प्रथमता मत देने का हकदार होगा। और चौथा है वह सदन में उपस्थित नहीं रहेगा। तो इसमें से आपको बताना है कि अगर लोकसभा को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब यह सब हो सकेगा या नहीं। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि 2 तथा 4 सही है, दूसरा है 1, 2, 3 सही है, तीसरा है केवल 1 सही और चौथा है 2 तथा 3 सही। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1, 2 और 3 सही है। बिल्कुल, क्या 1, 2 और 3 क्या है? सही है। पहला क्या था कि अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, दूसरा है वह अध्यक्षता नहीं करेगा, तीसरा है कि वह प्रथमता मत देने का हकदार होगा। यह दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या को, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अनुच्छेद 96 के खंड 1, इसके अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 96 और खंड 1 के अंतर्गत क्या होता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव क्या हो? विचाराधीन हो, तो ये सदन का अध्यक्षता क्या करेंगे? नहीं करेंगे। फिर अनुच्छेद 96 के खंड 2 के अनुसार ऐसी स्थिति में उन्हें लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो अनुच्छेद 96 खंड 2 के अनुसार जो है उन्हें लोकसभा में बोलने साथ ही साथ उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का भी क्या होगा? अधिकार होगा, जब अगर जो है उनको हटाने का प्रस्ताव क्या हो? विचाराधीन हो। ये थोड़ा सा फिर यहाँ देखिए, और अनुच्छेद 10 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विशेषों पर प्राथमिकता ही मत देने का हक होगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में निर्णय मत देने का हक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 100 के अनुसार क्या है कि किसी बात के होते हुए किसी कार्यवाही के दौरान अन्य किसी विषय पर तो मत देने का अधिकार होगा, पर मत अगर बराबर हो जाता है तो उसकी दिशा में उनको निर्णायक मत देने का हक क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम अपने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद 100 के खंड 1 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णय एक मत देने का अधिकार होगा। यह किसके अनुसार? अनुच्छेद 100 और खंड 1 के अनुसार कहा गया है कि सभापति या अध्यक्ष का कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में अगर जो है उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है उसको पद से हटाने की, और वह जो है सभा की कार्यवाहियों में भाग ले रहा है, तब वह मत नहीं दे सकता है। लेकिन अगर वह अनुच्छेद 101 के अनुसार उस सभा का सभापति है, अध्यक्ष है, तो उसे जो है मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का क्या है? अधिकार है।
आइए देखते हैं हम अपने 11वें प्रश्न को। हमारा 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संसद के किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है। या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। पहला है प्रकलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति, तीसरा है लोक उद्यम समिति और तीसरा है नियम समिति। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपको वो बताना है कि संसद की तीसरी आंख कहा गया है किस समिति को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी, लोक लेखा समिति को संसद की क्या तीसरी आंख कहा गया है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। तो जो ये तीसरी आंख है आपकी भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, यह आपकी जो सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। ठीक है। इस समिति में कुल कितने 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा और 17 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, अगर आपसे पूछे कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तो आप बताइएगा कितने 22 सदस्य होते हैं। और यह पूछे कि कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से, तो बताइएगा 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है आपके कहाँ से राज्यसभा से सदस्य होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इस समिति के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो जो इस समिति के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है वह आपको बताना है। तो यह भी उसी तरीके से होता है जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर किया जाता है इनका चुनाव। अब देखिए आपका दूसरा पॉइंट है कि इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर क्या करना है, विचार करना है। तो इस समिति का कार्य यहाँ पर बताया गया है और उनका कार्य क्या है कि जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन है उन पर क्या करना है, विचार करना इनका कार्य है। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इसमें क्या पूछा है, जो संघीय कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, तीसरा है लोकसभा के प्रति और चौथा है राज्यसभा के प्रति। तो जो आपकी ये संघीय कार्यपालिका होती है ये उत्तरदायी किसकी होती है, यह उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है संघीय कार्यपालिका क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जो हमारा भारत है उसमें कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जन निर्वाचित सभा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है कि जो आपकी कार्यपालिका है उसका जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। अतः भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो आपकी जो संघीय कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है क्लियरली जो है उल्लेख भी किया गया है, एक्सप्लेन भी किया गया है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी जो आपकी कार्यपालिका को ही मंत्रिपरिषद कहते हैं और मंत्रिपरिषद को ही कार्यपालिका कहते हैं, को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, पूछेगा किस अनुच्छेद के अनुसार, तो बताइएगा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है यानी आपकी कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। आइए हम अपने 13वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो वही प्रश्न बच्चों आपको दोबारा पूछा गया है कि जो आपकी संघीय कार्यपालिका है यानी आपकी जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। आपको यह चीज़ बतानी है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद है यानी आपकी कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से किसके, लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लोकसभा के प्रति क्या है,
सामूहिक रूप से जो है कार्यपालिका, आपकी संघीय कार्यपालिका क्या है, उत्तरदायी है। अब आइए देखते हैं हमारा 14वां प्रश्न है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। वही प्रश्न दोबारा पूछा है, वहाँ पूछ रहा था संघीय कार्यपालिका और यहाँ पूछ रहा है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भी ही संघीय कार्यपालिका उसको कहा जाता है और संघीय कार्यपालिका ही मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी मैंने कई बार ऊपर आपको बता दिया, ये तीसरी बार बता रही हूँ कि लोकसभा ही आपका क्या है करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब यहाँ देखिए आपका 15वां प्रश्न क्या है। आपका 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद से यह समझिएगा मत कि यह कोई दूसरा क्वेश्चन है, यह वही क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है और मंत्री परिषद और जो है संघ केंद्रीय मंत्री परिषद, यह तीनों क्या है, सेम है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद ही आपकी क्या है, संघीय कार्यपालिका है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मैंने आपको ऊपर 3 बार बता चुकी हूँ और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है राज्यसभा के प्रति, दूसरा है लोकसभा के प्रति, तीसरा है राष्ट्रपति के प्रति और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी, लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आइए चलिए यहाँ देखिए हमारा 16वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। जो नीचे वक्तव्य हैं उनको देखना है। पहला है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। दूसरा है क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऊपर दिए गए जो वक्तव्य हैं, वाक्य हैं, कौन से सही है यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, तीसरा ना ही पहला ना ही दूसरा। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, ना ही पहला ना ही दूसरा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ना ही पहला ना ही दूसरा। आइए चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या को, जिसको आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिससे संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अनुच्छेद किसके याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार जो भारतीय संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्तियाँ किसमें निहित होंगी। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद की शक्तियाँ किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगी, ना कि प्रधानमंत्री में, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और जिसका प्रयोग वह कैसे, स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार कथन पहला क्या है आपका गलत है। फिर प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जो सिविल सेवा बोर्ड होती है उसका जो है अध्यक्ष भी नहीं होता। इस प्रकार कथन दूसरा भी क्या है, गलत है। अतः कथन पहला और दूसरे में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ देखिए बच्चों, आपका 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है। अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए दिए। तो नीचे नेताओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनके भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। 4 ऑप्शन में से पहला है चंद्रशेखर, दूसरा है वीपी सिंह, तीसरा है आईके गुजराल और चौथा है देवगौड़ा। ये चारों आपके क्या है, प्रधानमंत्री भारत के थे। अब इनको सही क्रम में लगाना है। तो नीचे यहाँ देखिए दिया गया है क्रम आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, फिर सी वाला है 1 2 4 3, फिर डी वाला है 2 3 1 4। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, जिसको सही क्रम पता होगा वो करेक्ट लगा देगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 1 4 3। क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 1 4 3 होगा। ठीक है, पहले वीपी सिंह बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री, फिर चंद्रशेखर बनते हैं, फिर देवगौड़ा बनते हैं और लास्ट में आईके गुजराल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं इसकी जो है व्याख्या को देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इस प्रकार है। तो जितने भी प्रधानमंत्री दिए थे विकल्प में, उनका यहाँ कार्यकाल दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। पहले कौन थे, वीपी सिंह बने थे 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक।
फिर चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने 10 नवंबर से 1990 से 21 जून 1991 तक। फिर एच.डी. देवगौड़ा बने 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। फिर आई.के. गुजराल आपके प्रधानमंत्री बने 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। यह इनका क्या है, कार्यकाल। और सभी का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 1 साल से कम ही है या ज़्यादा, 1 साल से तो ज़्यादा नहीं है इन चारों लोगों का कार्यकाल। आइए देखते हैं अपने 18वें प्रश्न को। हमारा 18वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो मैंने ऊपर आपको कई बार बताया कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत, और यह प्रश्न फिर से पूछ रहा है, यानी इसकी महत्वता है और यह इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 73 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 74, या अनुच्छेद 75, या अनुच्छेद 76। तो मैंने आपको बताया था करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान के मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से किसके, लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी हैं। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या है, जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है यानी कार्यपालिका है, वह सामूहिक रूप से किसके, लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसे जो है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, सामूहिक उत्तरदायित्व, या आपकी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी एक तरह की विशेषता है। इसके तहत किसी मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो जो उस मंत्रिपरिषद में कोई भी एक मंत्री होता है, अगर वह कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके कार्य के लिए जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के लिए, ना कि सिर्फ एक। साथ ही मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है, और जो आपका मंत्रिमंडल होता है उसका निर्णय जो है सभी मंत्री जो है उनको उनकी बातें माननी होती है, बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अगर कोई जो है मंत्री परिषद में, अगर कोई जो है आपका मंत्रीगण सामूहिक रूप से मंत्री जो है सहमत नहीं है मंत्रिमंडल के जो है निर्णय से, तो वह जो है क्या दे सकता है, अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। यहाँ देखिए हमारा 19वां प्रश्न चल रहा है। हमारा 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी जो होती है आपकी बढ़ाया जा सकता है। किसकी अनुमति से, संसद की अनुमति से। और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है अधिकतम 3 वर्ष के लिए। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वह किसकी अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। तो आप बताइएगा संसद की अनुमति से जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए, दूसरा है अधिकतम 1 वर्ष के लिए, तीसरा है अनिश्चित काल के लिए, और चौथा है अधिकतम 6 महीने के लिए। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी। अधिकतम 6 महीने के लिए संसद आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ा सकता है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या आता है कि भारत के राष्ट्रपति अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। आपात की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। और जो घोषणा होगी आपातकाल की तो उसका अनुमोदन जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन सदनों द्वारा कितने महीने, 1 माह के भीतर ही होना क्या है, आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात
जब दोनों सदनों से अनुमोदन मिल जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसके पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। तो इसमें क्या कहने का मतलब है, अगर संसद का अनुमोदन दोनों सदनों का मिल जाता है तो उसको 6 माह तक जारी रखा जा सकता है। कितने? 6 माह तक। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि कितने दिनों तक जो है इसे जारी रखा जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को, तो आप बताइएगा 6 महीनों तक। और फिर जब ये 6 महीने ख़त्म होते हैं फिर से जो है दोनों सदन अनुमोदित करके इसे आगे भी जारी रख सकते हैं। आइए देखिए हमारा 20वां प्रश्न क्या है। वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो इसमें बताना है कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पहला है मंत्रिपरिषद द्वारा, दूसरा है मंत्रिमंडल द्वारा, तीसरा है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में, या चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन जो है महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी, मंत्रिमंडल द्वारा जो है आपके जो सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को वास्तव में लिया जाता है। और यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है, इसको देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन सभी मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री से मिलकर से होता है। तो जो आपका मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद आपका किसके सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या मैंने आपको बताया है। तो जो इसके गठन में क्या होते हैं, सभी मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री से मिलकर बना होता है। जबकि जो आपका जो मंत्रिमंडल होता है बच्चों, यानी मंत्रिमंडल में केवल आपके कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो जो आपके मंत्रिमंडल होता है सिर्फ कैबिनेट मंत्री उसमें होते हैं और कोई नहीं होता, ना कि राज्य मंत्री ना कि उप मंत्री। यह मंत्रिमंडल एक अत्यंत शक्तिशाली निकाय है जो वास्तव में केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। और जो यह मंत्रिमंडल है आपका, ये बेहद ही शक्तिशाली है, जो कि वास्तविक जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। आइए देखिए हम अपने 21वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे, भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है। जो संसदीय सरकार है उसको कैसे जाना जाता है? संसदीय सरकार इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जो भारत है उसमें संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो संसदीय सरकार किस नाम से जानी जाती है? पहला है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा है अनुत्तरदायित्व सरकार, तीसरा उत्तरदायी सरकार और चौथा है बहुल सरकार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी, उत्तरदायी सरकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संसदीय सरकार को यही क्या जाना जाता है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय व्यवस्था क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है, वह है जिसमें जो कार्यकारी होते हैं, जो उनकी नीतियाँ होती हैं एवं कार्य होते हैं, उसके लिए जो विधायिका है उसके प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का पश्चात स्वरूप कहा जाता है। तो यहाँ पर कई नाम दिए गए हैं संसदीय सरकार के। पहला क्या है, संसदीय सरकार को ही कैबिनेट सरकार इसलिए क्योंकि जो है जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह कैबिनेट द्वारा ही क्या किए जाते हैं? लिए जाते हैं। और फिर उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का पाश्चात्य स्वरूप भी कहा जाता है। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में है, आदि देशों में क्या है? प्रचलित है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा 22वां प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो जो भारतीय संसद है उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो है किस संबंध में होती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, दूसरा है धन विधेयक के संबंध में, तीसरा है साधारण विधेयक के संबंध में और चौथा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस संबंध में होती है यह आपको बताना है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी, साधारण विधेयक के संबंध में आपके जो है दोनों सदनों की बैठक होती है। किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने या उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या आता है? यह इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हमेशा के लिए। और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं।
तो 108 के अंतर्गत यानी अनुसार यह होता है कि जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर क्या होता है, विचार करने या उसे पारित करने की स्थिति में जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि जो आपकी संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की, साधारण विधेयक के संबंध में, तो उसे किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। यह चीज़ आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा की, जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप बताइएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उसकी अध्यक्षता भी करता है। आइए चलिए हम अपने 23वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? अगर किसी एक राज्य में जो है विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कुछ राज्यसभाओं, कुछ जो है राज्यों में तो सिर्फ विधानसभाएं ही हैं, विधान परिषद नहीं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कौन एक ऐसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? अगर किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना हो तो उसके लिए कौन कर सकता है ऐसा? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है राज्यपाल और चौथा विधान परिषद का अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी। संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकता है और यह जो है कौन कर सकता है? संसद ही जो है किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है। आइए चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका उत्साधन संसद संबंधित राज्य के विधानसभाओं के प्रस्ताव पर करती है, जैसा कि अनुच्छेद 169 के खंड 1 में वर्णित है। तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है या जो है उसको हटाना है तो संसद जो है, जो राज्य की विधानसभा है जो प्रस्ताव पेश करती है, तो संसद ही जो है उस पर उससे संबंधित क्या देती है? निर्णय देती है। और प्रस्ताव कौन पेश करता है? राज्य की विधानसभाएं ही प्रस्ताव पारित करती हैं विधान परिषद से संबंधित। तो संसद उस पर क्या करता है? अपना जो है देता है डिसीजन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद के खंड 1 में यह वर्णित है। चलिए देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार, इसमें वर्णित था ना, चलिए इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है के अनुसार, संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। तो यहाँ देखिए वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 69(1) के अनुसार क्या आता है कि अगर किसी संसद जो है कानून द्वारा आपके जो विधान परिषद हैं वाले राज्य हैं या फिर विधान परिषद के उत्साधन के लिए ऐसे जिसमें विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के सृजन के लिए तो कानून द्वारा जो है अगर उसका जो है उपबंध कर सकेगी कौन? संसद। किसी भी राज्य की विधान परिषद का सृजन भी कर सकती है और उसे जो है समाप्त भी कर सकती है किसी राज्य में। यह कब होगा? यह तभी होगा जब उस राज्य की जो है विधानसभा होगी, जो उसकी कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत द्वारा या उपस्थित या मत देने वाले सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 की बहुमत से उसको क्या कर देगी? पारित कर देगी। यह तभी हो सकता है, तभी संसद क्या कर सकेगी? विधान परिषद का या तो किसी राज्य में सृजन कर सकेगी या उसका उत्साधन कर सकेगी। आइए चलिए इसका देखिए जो है 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति। अभी मैंने आपको बताया था ना कि भारतीय संसद की तीसरी आंख है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किसके समक्ष किया जाता है? लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या वित्त मंत्री के समक्ष। तो इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष। तो लोक लेखा समिति का जो प्रतिवेदन है वह लोकसभा के समक्ष क्या किया जाता है? प्रतिवेदित किया जाता है, यानी प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है, चलिए इसको देख लेते हैं।
लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक क्या है, संसदीय समिति है। जो व्यय करते हैं यानी जो खर्च करते हैं उस पर नियंत्रण करने वाली क्या है, एक संसदीय समिति है। इसमें क्या है, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। एक प्रश्न और बनेगा कि आपकी जो है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो आप बताइएगा कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 सदस्य आपकी लोकसभा से और 7 सदस्य कहाँ से हैं, राज्यसभा से हैं। फिर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप बताइएगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति की क्या की जाती है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है, और लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट होता है वह लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं उनके सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आइए यहाँ देखिए हमारा 25वां प्रश्न दिया गया है, उसको देख लेते हैं। 25वां प्रश्न क्या है कि लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, उसका सही उत्तर देना है। यहाँ लोकसभा लिया गया है, राज्यसभा और कुल कितने होते हैं। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने आपको कई बार बताया है कि कुल कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है आपके लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 आपके जो है लिए जाते हैं राज्यसभा से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 जो है आपकी राज्यसभा से। तो यहाँ पर देखिए हमारे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अभी और भी इससे संसद और लोकसभा राज्यसभा समितियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं जिनको हम कल करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपका काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ 25 प्रश्नों पर रुकते हैं। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।